क्या होता है। मैंने बेसिकली आप सभी को बताया था कि स्टोइचियोमेट्री एक तरीका होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके माध्यम से एक रिएक्टेंट का दिया रहता है, हमें दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या जरूरत पड़ी हमें लिमिटिंग रिएजेंट की, और क्या इसके किस एप्लीकेशन होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक आएगा हमारा कंसंट्रेशन, जिसमें से आप सभी को बताऊंगा मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन या नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सभी के सभी जो है कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन जो आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म से ही आएगा, तो इसीलिए आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रीएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रीएजेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पहले फिनिश्ड हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रीएजेंट कहते हैं। The reactant which consumed first limit the amount of product formed, therefore is called limiting reagent। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग जो है सभी के सभी मेरे घर पे आए, कहे सर आप जो है शरबत पिलाइए या चाय पिलाइए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने कहा कि शरबत जो है हम लोग जो है बनाना शुरू किए, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बनाना शुरू किया, शरबत बनाना शुरू किया हमने 35 स्टूडेंट के लिए। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि एक ग्लास शरबत बनाने के लिए मुझे जो है 100 ग्राम चीनी की जरूरत पड़ती है, ऐसे समझाने के लिए ले लिया। आप 10 ग्राम में भी बना सकते, लेकिन मैंने कहा कि 100 ग्राम में, और मेरे पास मेरे घर में 3 केजी चीनी है। अब कोई ये नहीं कहेगा सर आप घर से दुकान से लेते आना, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कई बच्चे कहने लगेंगे ना, इसीलिए। अब मेरे पास घर में पानी की तो कमी नहीं होगी, अब पानी तो जितना, अब हमें शरबत बनाने की कमी क्या होगी, चीनी की कमी होगी, और जब चीनी की कमी होगी तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, चीनी हो गया। यानी कि जो पहले खत्म होगा वही लिमिटिंग रीएजेंट हो जाता है। यानी कि रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, लिमिटिंग रीएजेंट कह देंगे। तो यहाँ पे चीनी और पानी में, सर आपकी वॉइस कट रही थी, आप रिपीट कर दोगे? सॉरी, ठीक है, मेरी आवाज अब जा रही है क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। मैंने क्या कहा कि रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लेते कि एक और दूसरे एग्जांपल से, शरबत वाला आप लोग समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं समझा मान लेते एक दूसरे एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते किसी कोई पार्टी चल रही है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई स्वीट जो है ना पहले खत्म हो जाता है, कुछ भी खत्म हो सकता है, पूड़ी खत्म हो सकता है, सब्जी खत्म हो सकता है, या जो मेन फंक्शन होता है यानी कि जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है वो खत्म हो जाता है। तो उस पार्टी में जो लिमिटिंग रीएजेंट हुआ वो क्या हो गया, जो स्वीट है या जो भी चीज फिनिश्ड हो रहा है पहले, उसको हम लोग क्या कह देंगे, लिमिटिंग रीएजेंट। अब इसका मतलब है कि जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा उसी को लिमिटिंग रीएजेंट कहा जाएगा। अब रिएक्शन में ऐसे तो पता नहीं लगेगा, और एक और बात याद रखना कि लिमिटिंग रीएजेंट हमेशा कौन सा होगा, रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट कभी भी लिमिटिंग रीएजेंट नहीं होता। इस बात को याद रखना कि लिमिटिंग रीएजेंट हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं वाटर का फॉर्मेशन कर रहा हूं H2 प्लस O2, और यहां से मैंने क्या बना दिया, H2O का फॉर्मेशन कर दिया।
अब जैसे ही H2O का फॉर्मेशन किया, सबसे पहले हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ भी 2 कर देते हैं। ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब जैसे ही बैलेंस हो गया, मैंने यहां पे कहा कि इसको मैंने 10 ग्राम लिया, इसको भी मैंने 10 ग्राम लिया। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल मान के चलिए कि O2 जो है, ये आपको पता होगा रिएक्टेंट होगा। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने ना इसी रिएक्शन को ऐसा लिख दिया, 2H2O से जो है 2H2O बना दिया, तो O2 का फॉर्मेशन हो गया। तो बताइए ये क्या होगा, रिएक्टेंट। ये क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट, या ये रिएक्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे 2H2O है, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट होना होगा। नो सर, नहीं, हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। आप ये चिंता मत करना कि वो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है। अगर जो लेफ्ट साइड में है तो वो क्या है, रिएक्टेंट है। और अगर राइट साइड में है तो वो क्या है, प्रोडक्ट में। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, कभी रिएक्टेंट ले लेते हो। तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और जो भी राइट साइड में होगा रिएक्शन के, उसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोडक्ट कह देंगे। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि जैसे मैंने ना इसको 10 ग्राम ले लिया, इसको भी हमने कितना ले लिया, 10 ग्राम ले लिया। अगर हमने दोनों को 10-10 ग्राम ले लिया, अब इन दोनों में से होगा कोई ना कोई पहले खत्म होगा कि नहीं? जो पहले खत्म होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, लिमिटिंग रीएजेंट कह देंगे। अभी मैं यहां समझाने के लिए आपको बता देता हूं, फिर निकालने का भी तरीका बताऊंगा कि ये लिमिटिंग रीएजेंट है। ये क्या होगा कि समय से पहले खत्म हो जाएगा, यानी कि एक बच जाएगा, दूसरा जो खत्म हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, लिमिटिंग रीएजेंट कहेंगे। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना, प्रोडक्ट इज डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रीएजेंट। यहां पे इसका मतलब होता है लिमिटिंग रीएजेंट। सर इसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ, कैसे आपने कहा बेटा? देखिए यहाँ पे सर क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन के लिए बहुत सारी, उससे डिपेंड नहीं करता ना बेटा। हाँ, एक बचेगा, देखिए कितना कह रहे हैं कि सर हमारे एयर में जो है ना ऑक्सीजन जो है कितने 21% है और हाइड्रोजन जो है बहुत कम है, यानी कि पॉइंट में है। तो सर मुझे बताओ कि यहाँ पे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो एक्सेस में है तो ये क्या होना चाहिए, यानी कि जो लिमिटिंग रीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा मैंने कहा यहाँ पे एक्सेस नहीं है, यहाँ पे 10 ग्राम है। मैंने एयर के कंपैरिजन में इसी किसी कंटेनर में रखा, तो इसको हम लोग क्या कह दिया, लिमिटिंग रिएजेंट कह दिया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ बेस क्या है, फिर तरीका सिखाऊंगा कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जाता है। मैंने अभी तक ये बताया कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाएगा उसको रिएक्टेंट कहेंगे, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि जब प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो किस पे बनेगा, कि जो खत्म हो रहा होगा पहले। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में अगर जब आप लोग आए, तो मैं जब अगर जब शरबत बना रहा था, तो मेरे पास चीनी कम पड़ गया, तो मैं शरबत नहीं बना सकता हूँ। मैं उतने आदमी का ही शरबत बना सकता हूँ जितने मेरे पास है चीनी। यही चीज यहाँ पे भी होगा कि जितने अमाउंट में या जितना आपके पास लिमिटिंग रीएजेंट होगा, वही क्या हो जाएगा, उसी से हमें प्रोडक्ट बनाना होगा। यहां तक अगर आप लोगों ने समझ लिया, मैं एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं।
जैसे मैंने लिया 2H2 प्लस O2, ध्यान सुनिएगा कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जाता है, बहुत कंफ्यूजन रहेगा। तो मैंने इसको 10 ग्राम ले लिया, इसको भी 10 ग्राम ले लिया। स्टेप 1 में क्या कीजिएगा कि कैलकुलेट मोल, मोल ऑफ रिएक्टेंट। आपको क्या करना है, रिएक्टेंट का मोल निकालना है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि रिएक्टेंट ही पहले खत्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मोल निकालते हैं। अगर मैं यहां से मोल निकालूं इसका, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन मास एंड मोल गिवन मास 10, आप लोगों को बताया था। मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मोल कितना आ गया, 5 मोल आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं मोल निकाल दूं तो 10 डिवाइडेड बाय क्या कर देना, 32। तो यहाँ पे आपका मोल कितना आ जाएगा, करीब करीब हम अगर जब बात करें तो 0.3 के करीब आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे जो करीब करीब मैंने कहा 0.3 ले लिया। ओके, अब हमारे पास ये मोल निकल गया, दोनों का मोल निकल गया। सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा, स्टेप 2 में डिवाइड स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय divide mole by the mole by स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि जो भी आपने मोल निकाला उसको आप क्या करोगे, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 5 मोल निकाला। मुझे बता सकते हैं यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे मोल कितना आया, 0.03, और इसका स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसको हमने क्या कर दिया, 1 से जो है डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 2.5, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0.03। वेरी गुड। अब क्या करना कि जो वैल्यू छोटी होगी, स्मॉलर वैल्यू, यानी कि स्टेप 3 की बात करें, स्मॉलर वैल्यू जो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी कि 2.5 में कब सबसे पहले मोल निकालना, मोल को स्टिचियोमेट्री से डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को आप लिमिटिंग रिएजेंट बना लेना। अब देखो ये 2.5 में एंड 0.03 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.03 यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, 0.03 क्या नाम होगा, 0.03। HO2। ठीक है, अब याद हो तो पिछली क्लास में मैंने स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताया था। अब मेरे को यहाँ पे कहा था कि ये तो मैंने चलो आप लोगों को निकालने के लिए सिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है। सबसे सिंपल तरीका है कि देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगा कैसे निकालें। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे कि मोल को निकाल लेंगे, मोल को निकालने के बाद स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी या स्मॉलर होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहता कि मेरे को बताओ कि कितना मोल या कितना ये जो है फॉर्मेशन होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता कि अगर 1 मोल ऑफ O2 gives 2 मोल ऑफ H2O,
आप लोगों की स्टोइचियोमेट्री में बताया था। अब देखिए मेरे पास एक्चुअल में कितना मोल है, 0.03 मोल। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.03 मोल। इसका मतलब है कि ये कितना मोल हो जाएगा, 0.06 मोल। अगर मुझसे कहा जाता कि कितना मास है, तो मुझे पता है मोल का फॉर्मूला गिवन मास के लिए x डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10.108 होता है, तो यानी कि ग्राम हो जाएगा। क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ बोलिए बरमीन। एक बार सर ये 18 कैसे है सर? रिपीट कर देना। ये मोलर मास है ना बेटा, H2 का ही तो निकालना है। ये तो आपने मोल निकाला H2O का, ये क्या निकाले, 0.06 क्या निकाले, मोल निकाले ना। जब ये मोल निकाले तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, यानी कि इसका मास कितना होगा। बस 3 बातें याद रखिएगा। पहला कि सबसे पहले मोल निकाल लेना है, दूसरा स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू छोटी आएगी स्टोइचियोमेट्री डिवाइड करने के बाद, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या होता है, जो आपका जो निकला हुआ बैलेंस इक्वेशन के बाद आगे में जो डिजिट होता है उसी को स्टोइचियोमेट्री कह देते हैं। उसको डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मोल निकाल लेंगे। सिंपली लिमिटिंग जो लिमिटिंग रीएजेंट वैल्यू होगा उसके अनुसार से हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रीएजेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। अंजू क्लियर हुआ? अंजू आप कुछ पूछ रहे थे? सर नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लीजिएगा। सर होगी। ओके, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि a प्लस B2 इक्वल टू AB2 कोई प्रोडक्ट बन रहा है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बाकी आप लोग जो है 3-4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे कहता है कि मेरे पास identify the limiting reagent if in the following reaction mixture 300 एटम, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 200 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। हाँ बोलिए अंजू। बोलिए अंजू, कुछ डाउट है? म्यूट पे हो। नो सर गलती से। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फ्लोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अब यहाँ पे सबसे पहले एटम दिया हुआ है तो मोल निकाल लोगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे पास एटम दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो मोल जैसे ही निकालोगे तो आपको एटम के लिए 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। बोलिए, अब यहाँ पे दोनों में सेम से डिवाइड कर रहे हैं कि ये वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि बी में 200 में 6 से डिवाइड करो और 300 में 6 से डिवाइड करो तो यहाँ करीब करीब 50 आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। हाँ, यानी कि जो थोड़ा सा कम आएगा, यहाँ पे 6 यानी कि 50 आ जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 या 18, फिर 6 या 18, तो यानी कि 33 के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू कम हो गई। अब स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करोगे, जो छोटी वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मोल कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 15 इंटू 10⁻⁻23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 इंटू 10⁻⁻3।
अच्छा, जब पावर नीचे में हो 10 टू द पावर 23 तो ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाएगा, अगर जब माइनस रहता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब आप लोगों को देख के ही पता लग रहा होगा कि 33 को 1 से डिवाइड करेंगे और 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी की। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, बी। बी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जिनको ना समझ में आया हो तो यहाँ पे वापस से हम क्वेश्चन सेकंड के लिए बनाते हैं। अब ए A लिमिटिंग प्लस B2, आप मुझे बताइए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ए सर, ए ए हो जाएगा। यहाँ तो हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया कि मोल के टर्म में ही दे दिया, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से है। अब कोई बच्चा ये नहीं करना कि सर इसके जो कोफिशिएंट यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है इससे डिवाइड नहीं करना। स्टोइचियोमेट्री में मैंने बताया था कि जो यानी कि जो भी रिएक्शन के आगे लिखा जाता है उसी का यूज करना। ऐसा नहीं कि यहाँ B4 लिखा रहता तो B4 से जो हम लोग डिवाइड कर देते, नहीं। अगर आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, क्या आप सभी बताएंगे 2n और क्या n2 में कोई डिफरेंस है क्या? इनका मास 28 ग्राम, इसका भी मास कितना है, 28 ग्राम। मुझे बताइए क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? एक मॉलिक्यूल है, एक एटम। वेरी गुड। N2 मॉलिक्यूल, यहाँ 2n पे एटम। वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे इसका मतलब है नाइट्रोजन का एटम है, एटम ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे हाँ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ये क्या है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स का मतलब और एटम में क्या अंतर है? तो बेसिकली एटम की रोहित, ओके, मॉलिक्यूल्स और इसमें क्या अंतर होता है कि जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं वो नाइट्रोजन के एटम से बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि क्या है। इसीलिए कभी भी नीचे वाले जो लिखे होंगे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक कंबाइंड के फॉर्म में होते हैं। इस कारण से कभी भी आप इसको एज अ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लीजिएगा। बाकी आप इन सभी को बना लीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसके लिए बच्चे जो है कई बार हमसे पूछ रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, N2 गैस प्लस H2 गैस इक्वल टू 2NH3 दिया हुआ है। ओके, यस सर। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको मास को लिख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यानी कि हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब कहता है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, यानी कि डाई नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, और H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम दिया हुआ है। बोले यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नो सर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोल को निकाल लेते हैं। तो मोल क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, सबसे पहले बैलेंस कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप इसको 4 से कटा दोगे तो 4 पंचे, और यहाँ पे कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 यानी कि 749, 1 बच गया, 7 1 7, 3 बच गया, 71.4 मोल हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे कितना मोल निकाले तो ये कितना मोल आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मैं कुछ
अब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो इसको क्या करूंगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, यहाँ निकाल देता हूँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मोल निकाला, वैसे देख के भी पता लग सकते हो कि यहाँ पे अगर जो 3 से भी डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 100 के प्लस आएगा, जबकि यहाँ पे है। लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का क्या हो जाएगा, 71.4 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना होता है 1। 1 उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, सॉरी 3, यहाँ पे 3 है तो 3 लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 71.4 आ गया। ये कितना आ जाएगा, 15 166. हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा 166 के करीब करीब आ गया। ओके, अब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, Direct. वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. sir. ओके, Yes, अब यहाँ पे आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कौन जो है अनरिएक्टेड होगा, यानी कि कौन बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस Yes, बच जाएगा, हाइड्रोजन जो सर। संख्या में ज्यादा होगा वही तो बचेगा। सर शरबत और पानी, Yes, sir. चीनी और पानी में कौन बचेगा, पानी बचेगा। तो वही मैंने कहा कि अनरिएक्टेड यानी कि क्या हो जाएगा, रिमेन अनरिएक्टेड सब्सटेंस या एलिमेंट या रिएक्टेंट इज H2। अब हम बात करते हैं कि कितना बन रहा होगा, जैसे हम रिएक्शन लिख देते हैं आप लोगों के लिए। यहां पे हमारे पास क्या है, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3, और हमने यहां से किसका कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन। मैं सीधे सीधे नाइट्रोजन का मोल लिख देता हूं, तो 71.4 मोल है ये। अब हमें क्या निकालना है कि अमोनिया कितना बन रहा है। अगर 1 मोल अमोनिया गिव्स कितना मोल देगा, 2 मोल ऑफ NH3। तो बोलो। आप सभी को मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताया था कि नहीं बताया था पिछली क्लास में? बताया। Yes, sir. तो मैंने क्या कहा था कि आप इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होगा या नाइट्रोजन गैस होगा तो कितना मोल अमोनिया बनेगा, 2 मोल बनेगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कहना कि सर इसके अनुसार से क्यों नहीं निकाले कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। एक्चुअली ये कम पड़ जाएगा, हम जो चीज कम पड़ जाता है हम उसके अनुसार से काम करते हैं। घर में अगर से सब्जी कम पड़ता है तो लोगों को क्या कम देते हैं, रोटी कम देते हैं या सब्जी कम देते हैं, सब्जी कम देते हैं। तो जो चीज कम हो जाएगा उसी के अनुसार से आप क्या करोगे, खाना खिलाओगे। अगर जब कोई मेहमान आएगा तो क्या करोगे, मना कर दोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले खत्म होगा उसी के अनुसार से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये 1 मोल होता तो इतना मोल बनता, और ये कितना मोल है, 71.4 मोल से कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स। वैसे भी देखते हैं ये 1 मोल बनता तो 2 मोल बनता, इतने मोल के लिए कितना बनेगा, इसका डबल बनेगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, इतना कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 8 to 142 मोल बन गया। Yes, sir. अब अगर हमसे मास कहता तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मैं मोल के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, यही निकालना है। मोलर मास अमोनिया का कितना होता है, 17 हो जाता है। अब जैसे 17 हो जाएगा तो पहले लिख देता हूं फॉर्मूला, मोलर मास
और ऊपर में क्या हो जाएगा, गिवन मास। ओके, अब जैसे ही मोलर मास हमने निकाला तो मोलर मास इस अमोनिया का 17 होता है और यहाँ पे कितना है 142.8 और गिवन मास निकालना है x और यहाँ पे हमारे पास मोलर मास कितना है 17 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 142.8 इंटू 17। मैं अगर इसको अप्रोक्स 143 ले लूं और 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी के अप्रोक्स आ जाएगा। करीब करीब जो है हमारे पास कितना आ गया 427 2331 ग्राम और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2.3 kg या 10 टू द पावर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। अगर आप एग्जाम में आएगा तो लिमिट रीजन के क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वरुण। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्योंकि मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके सामने ये नया कॉन्सेप्ट होगा तो शायद आपको समझने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इसको ट्राई करें। मैं आपको 1 मिनट देता हूं ताकि कि आप जब ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आप ट्राई कीजिए। सर ए लिमिटिंग एजेंट है। क्या लिमिटिंग एजेंट? ओके, ए सर। वेरी गुड, आप सभी जो है धीरे धीरे सीख रहे हैं। मैं वापस से बना देता हूँ। सर ए वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे देखिए 2a, वेरी गुड, 4b इक्वल टू 3c प्लस 4d। अब वो कहता है कि 5 मोल a, यहाँ पे लिख देते हैं 5 मोल, और वो कहता है कि 6 मोल ऑफ b, तो ये 6 मोल लिख देते हैं। अब वो हमसे कहता है कि बताओ विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? हमने कहा था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किससे डिवाइड कर देंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। 1 अब मुझे बताइए कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? 1.5। वेरी गुड। अगर 1.5 है तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का नाम क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट इज क्या हो जाएगा? इज बी। बी। वेरी गुड। बी। आप लोग कैसे भी ए निकाल रहे थे। ओके, अब वो सेकंड कहता है कि कितना जो है सी का फॉर्मेशन होगा। जो लिमिटिंग रीएजेंट होता है उसी के अनुसार से हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 4 मोल ऑफ बी गिव्स 3 मोल ऑफ सी। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। 1 मोल के लिए कितना देगा 3/4 मोल ऑफ सी। और आपके पास एक्चुअल में कितने मोल है 6 मोल है, तो 6 मोल के लिए कितना बनेगा 3/4 इंटू 6। बोलिए, किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3 यानी कि 9 यानी कि कितना हो जाएगा 4.5।
सी जो बनेगा वो कितना मोल बनेगा, 4.5 मोल बनेगा। आपसे अगर डी पूछता तो हम क्या कहते कि 4 मोल ऑफ बी गिव 4 मोल ऑफ डी, यानी कि जितना बी रहता उतना ही बनता, यानी कि 6 यहाँ है, यहाँ भी कितना बन जाता, 6 बन जाता, क्योंकि कट जाता। बोले समझ में आया आप लोगों को? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोगों को उसमें जो है ना लिमिटिंग रिएजेंट के मैं 2-4 क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसको जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक जो है फिर से कहता है कि N2 प्लस H2 या 3H2 लिख देता हूं गिव्स NH3। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2NH3। अब हमें जो है ना क्या दिया हुआ, 50 kg नाइट्रोजन दिया हुआ है, हम यहाँ 50 kg ले लेते हैं, और ये कितना दिया हुआ है 10 kg ऑफ H2 जी। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? सर बी H2। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, मोल को निकालेंगे। तो मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू में ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 28। सिमिलरली H2 के लिए मैं अगर मोल निकालूं तो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से मैं जो है ना ज्यादा यहाँ पे जो है इसको कर देता हूँ। मैं चाहता हूं कि 25 को ही 14 से डिवाइड कर दूं, इससे फायदा क्या होगा कि मैं 0 से बाद में जो है उतना 0 आगे लगा दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 4, यानी कि कितना हो जाएगा 11.0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 98। मैं करीब करीब अप्रोक्स में 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल लिख दूं। यस सर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000 मोल। यहाँ बोले किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। अब हम लोग, हाँ सॉरी बोलिए पूर्वा। नहीं सर। ओके ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग रीएजेंट निकालते हैं। स्टेप 2, लिमिटिंग रीएजेंट में हम लोग क्या करेंगे कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1, 5000 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको भी आप पावर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहां डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3। अब मुझे बताइए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, H2 या N2? H2 क्या है H2 H2, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, कम है। यानी कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या हो गया H2। वेरी गुड, लिमिटिंग रीएजेंट इज H2। वेरी गुड। जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा, H2 H2 के अनुसार से बनेगा। अगर 3 मोल ऑफ H2 गिव्स कितना मोल देगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर 1 मोल होता तो कितना देता 2/3 मोल्स ऑफ NH3, लेकिन आपके पास एक्चुअल में मोल कितने हैं 5000।
तो 5000 के लिए कितना दे देगा? 2/3 into 5000. वेरी गुड। यानी कि कितना हो जाएगा अंजू? थैंक यू। 2/3 into 5000 मोल ऑफ अमोनिया हो गया। अब आपने क्या करा कि मोल निकाल लिया। तो इस मोल को आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हम मास के टर्म में निकालना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10,000 डिवाइडेड बाई 3। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक किन्हीं को मोल? Yes, sir. Yes. इतना मोल हमारा क्या हो गया, ये निकल गया। अब अगर, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, मास के टर्म में निकालते हैं, क्योंकि आपको केजी के टर्म में दिया है, हम लोग भी क्या करेंगे, केजी के टर्म में ही क्या करेंगे, निकालेंगे। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल आपको दिया हुआ है तो सीधे सीधे मोल रख दो यहाँ पे वैल्यू। आप लोग कोई ऐसा तो नहीं ना कि फॉर्मूला लिख के दीजिए सर, लिख ही देता हूँ, ये तो बाद में कहेंगे कि सर मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास। और मोल कितना है, 1000 डिवाइडेड बाय 3। गिवन मास आपको निकालना है। अमोनिया का मोलर मास कितना हो जाता है, 70। सॉरी यहाँ पे एक और जीरो होगा, 10,000। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 4 एक्स की वैल्यू। अब इसी चीज को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 2 5 6 के यानी कि जो है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 56 केजी के करीब करीब आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर लोगे और ये दशमलव को हटाओगे तो कितना आ गया, 56 केजी के आसपास जो है आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है ये बातें? Yes, ओके। अब देखिए क्वेश्चन है कि जेई मेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप मुझे बताइए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मैं एक कर देता हूं, एक आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, ये नीट का क्वेश्चन होगा तो ठीक है। यहाँ पे N2 + 3H2 दिया हुआ है, यहीं पे लिख देता हूं N2 गैस। मैं उतना लिख नहीं रहा, मैं सीधे सीधे जो है बना देता हूं, कई बच्चे तो बना लिए होंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये 20 ग्राम दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझे बताइए कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। H2. चलिए चेक करते हैं कि कौन जो है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। Mole. तो 20 डिवाइडेड बाय 28, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 5 7 4, तो करीब करीब यहाँ पे 0.7 और आगे भी आप करोगे तो यानी कि 1, यानी कि जो कितना जाएगा 0.7 मोल आ गया। ये कितना हो जाएगा, 2.5 मोल हो जाएगा। 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5 मोल। अब लिमिटिंग रीएजेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.71 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से वैल्यू आगे 0.71 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 अप्रोक्स में ले लेना, वैसे आप चाहो तो 0.83 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन। इसीलिए कभी भी हवा में देख के नहीं बोलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप लोग क्या करते होंगे, जिसका मास छोटा देखते होंगे उसको क्या देते होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। भूल के भी ऐसा नहीं करना। जनरली अगर ऐसा कर रहे हो तो चीजें गलत हो जाएंगी। आपको जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके का यूज करना।
अगर आपको लग रहा होगा कि जिसका मास कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो जरूरी नहीं है हर बार होगा। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हरदम नहीं हो, लेकिन आपके एग्जामिनर जो हैं अगर जब क्वेश्चन देंगे तो कभी भी आपको इसीलिए तो फंसाने के लिए, अब वो क्या डिफरेंस देखेगा कि एक बच्चा पढ़ के जा रहा है, एक बच्चा बिना पढ़े जा रहा है। जो बिना पढ़े जा रहा है तो कहेगा अरे यार लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब तो होता है जो कम है, यानी कि इसका मास कम है, इसका देखो कितना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा है, इसको मारो, यानी कि हाइड्रोजन वाला। कौन सा ऑप्शन मारेगा? या तो ए और बी में फंस जाएगा, जबकि आंसर होना चाहिए सी एंड डी में। ओके, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि लिमिटिंग रीएजेंट जो है वो नाइट्रोजन है। मैं यहाँ लिख भी दे देता हूं, लिमिटिंग रीएजेंट इज क्या हो जाएगा? N2. नाइट्रोजन। एंड। तो अब मुझे बताओ कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा, H2 के अनुसार से या N2 के अनुसार से? N2 के according. Sir, and वेरी गुड, तो N2 के अनुसार से बनेगा। अब हम वापस से चलते हैं यहाँ पे। अगर 1 मोल होता, आप लोगों को दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है ना? No, sir. No, Very sir. good. यहाँ पे अगर 1 मोल of N2 gives 2 मोल ऑफ अमोनिया, बोलिए कोई दिक्कत? No, sir. अब आपके पास एक्चुअली कितना मोल है इसका? 0.71। 0.7 मोल में कितना देगा? यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 0.71 मोल ऑफ NH3, तो कितना हो जाएगा? 1.42 मोल। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? C. सी। आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट समझ में आया? yes, यस sir. सर। किन्हीं का कुछ Yes, डाउट था? आप प्रिंस या किन्हीं का कुछ किसी का डाउट था तो आप पूछ सकते, क्या डाउट है? किन्हीं का कुछ डाउट है तो अभी रेज हैंड किए थे। अगर जो नहीं है तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। आपको sir. मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, Yes. आपको क्या करना है, बताना है कि कौन जो है लिमिटिंग रीएजेंट है। इसमें आपको सबसे पहले चारों ऑप्शन बनाना, सबके मोल निकालना, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना, जिसकी वैल्यू कम आएगी हवा में देख के नहीं बताना, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि मोल निकालना, मोल निकालने के बाद क्या करना कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, और जैसे डिवाइड करोगे जो छोटी वैल्यू होगी वही आपका लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए प्रिंस। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं कंसंट्रेशन टर्म की बात करता हूं फिर उसको मैं समझाता हूं। कंसंट्रेशन क्या होता है? आप सभी ने कंसंट्रेशन का नाम सुना होगा। यस सर। बेसिकली कंसंट्रेशन को मैं डिफाइन करूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। द अमाउंट of solute present in the solution is known as Concentration. very good, thank you, concentration। मैं कंसंट्रेशन को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। आप लोग जब कॉपी में लिखिएगा तो उसको दो पार्ट मत कर दीजिएगा, लाइन डाल के पार्ट कीजिएगा। एक, हाँ कई लोग कहेंगे ना पार्ट करना है यानी कि फाड़ के जो है पार्ट कर देंगे। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है,
अब आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो टेम्परेचर पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। यानी कि जिसके टेम्परेचर के बढ़ाने से कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आ जाएगा उसको हम लोग कह देंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो कौन कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी आ जाए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नीचे में वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा वो वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम है। मैं लिख देता हूं, कई बच्चे नहीं तो कहेंगे बाद में सर आपने तो बोर्ड में लिख दिया, हम तो सीबीआई वाले है नहीं, रॉ है नहीं जो हमको समझ में आएगा। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उन्हीं लोगों को कोड समझ में आता है ना, हम लोगों को कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम। ओके, सेकेंड टर्म होता है मोलारिटी। थर्ड टर्म होता है नॉर्मलिटी। फोर्थ टर्म होता है फॉर्मलिटी। ये जो है वॉल्यूम के रिलेटेड कुछ भी टर्म आएंगे वो सभी के सभी किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं मैं समझाऊंगा अभी। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला मास से रिलेटेड जो भी होंगे, मास बाय मास। दूसरा मोलारिटी। तीसरा मोल फ्रैक्शन। चौथा पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है, Parts per million. Parts per million. अगर आपको ये सब टर्म दिख जाए तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम वाला ही क्यों कर रहा है, मास वाला क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको सिंपल शब्दों में कहा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम घटता एंड बढ़ता है। अगर घटता एंड बढ़ता है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कहेगा सर मुझे तो समझ में नहीं आया कैसे घटता बढ़ता है। तो आप लोगों को हलवाई की दुकान पे ले चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हलवाई क्या करता है कि छोटे से कंटेनर में चीनी को क्या करते रहता है, घोलते रहता है। देखे हो कि नहीं देखे हो, Yes, sir. Yes, sir. घर में भी कई बार चाशनी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। Yes, sir. पानी, हाँ पानी में हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। और अगर वही आप देखना एक गिलास में अगर 4 चम्मच आप चीनी ले लोगे ना तो घुलेगा नहीं। लेकिन आप गरम करते हो, चाय बनाते हो, उसमें देखिएगा कितना सारा चीनी डालते हैं तो क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप है वो बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाएगा जिस कारण से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या करेगा, ज्यादा को एक्वायर कर लेगा। इसी कारण से टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम वाले टर्म पे डिपेंड करता है। इन सभी में वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, इन सभी में क्या आ रहा है, वॉल्यूम टर्म आ रहा है। इसी कारण से ये क्या होता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, एक बच्चा आके मुझसे पूछेगा सर मास का वॉल्यूम नहीं बढ़ता क्या। मैंने तो देखा है सर पटरी के बीच में गैप रखा जाता है। अब आप लोग भी कहोगे सर हाँ सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिएगा दो ब्रिज जोड़ते हैं तो गैप रखते हैं, और भी कुछ गैप रखते हैं। क्या सभी के मन में आ रहा है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes, तो sir. सर वहां क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है क्या? वहां पे बहुत ही माइन्यूट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि उनके बीच गैप बनता नहीं है। और जब वो गैप बनता नहीं है तो अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। वैसे भी सॉलिड में
अमाउंट ऑफ सॉलिड जो होता है वो जो है क्या होता है, यानी कि जो घुलता नहीं है। रिपीट करना सोर्स हो नहीं। सर, रिपीट करिए। ओके, ठीक है। मैंने कहा कि जब मास होता है ना, उसकी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो मास से रिलेटेड होते हैं, वो जनरली हम लोग सॉलिड के टर्म में बात कर रहे हैं। जब उसमें क्या होता है, जब मास आ जाता है, आपको ये नहीं कहना कि सर हमारे घर में तो लीटर को भी हम केजी में मापते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो अलग बात है, हम लोग यूज कर लेते हैं तरीके को, लेकिन एक्चुअल में जो सॉलिड होते हैं या जो मास होते हैं उसको केजी में यानी कि मेजर किया जाता है, सॉलिड वाले चीज को। अब जब सॉलिड वाले को, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो जिस कारण से क्या होगा कि उसके बीच गैप जो है कम बनेगा। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो है गैप कम बनता है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, उसको कवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन बताता हूं, छोटा सा टॉपिक है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में कोई कितने अमाउंट में है, कितना परसेंटेज है। जैसे मैंने कहा H2O में मुझसे पूछा जाएगा कि H2 का परसेंटेज कितना है, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा कि जिसका परसेंटेज निकालना रहेगा उसका मास लिखूंगा। यहाँ पे H2 का मास कितना है, क्योंकि हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 18, और इसको हम अगर 100 में निकालेंगे परसेंटेज के टर्म में तो 100, अगर जब फ्रैक्शन के टर्म में कहा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। याद रखना कि फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और जब इसमें जो है क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही यहां से करोगे तो 1/9 आ जाएगा, और 1/9 इंटू 100 इसका मतलब कितना आ जाएगा 11.1%। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि NH3 में मेरे से पूछा जा रहा है कि बताओ कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो हाइड्रोजन का मास लिखूंगा 3 और नीचे कितना लिख दूंगा 17। अब ये नहीं कहना कि ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो करीब करीब जो है 88.9 आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 11.1, यहां से कितना हो जाएगा 88.9 हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 89% अप्रॉक्स। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हम किसका निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मास तो आपको पता है, और यहाँ पे 100, तो इसको हम क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 17, और यहाँ से कितना हो जाएगा 17 1 का 17 130, और कितनी बार में लग जाएगा 7 बार में। सर 17.6। वेरी गुड, तो यहाँ पे अप्रोक्स में कितना परसेंटेज आ गया 17.6% आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो 100 में से माइनस कर दीजिए। अब एक बच्चा आया, सर बोला कि ठीक है आपने तो मेरे को 2-2 वाला बताया, मान लो मेरे पास H2SO4 हो जाता, यहाँ पे जो है H2SO4 कितना हो जाता है 98 हो जाता, हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं ताकि कि आसान कैलकुलेशन हो। ये तो समझ में आ गया होगा कि इतना कितना आ जाएगा 0.4, 9 में 7 गया 2, और 9 में 1 गया 8, 82। एक बच्चा आया मेरे को कहा कि सर मुझे ये बताओ कि मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट में पूछ दिया जाए कि कार्बन का परसेंटेज बताओ, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि कार्बन का मास 12, और यहाँ पे इसका मास कितना हो जाता है 100 ग्राम। आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने मैंने सिखाया था, ये नहीं कहना सर कब सिखाया था। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सच में नहीं सिखाया था, ठीक है। हाँ, तो कई लोग सोच भी रहे हैं कि सर हमें तो नहीं सिखाया था। खैर इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा 12% हो जाएगा। सिमिलरली मेरे को कैल्शियम कहा जाए
परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा ना रिवाइज करके आया करो। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम तो कितना हो जाएगा, मास 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इनटू 100 यानी कि 40 ग्राम। अब हम ऑक्सीजन का निकालने कहा जाएगा तो हम सीधे सीधे माइनस कर देंगे, 40 12 52 यानी कि 48 से ग्राम जो होगा परसेंटेज होगा। क्या आप लोगों को किसी भी कंपाउंड में कहा जाए परसेंटेज निकालने तो क्या निकाल लोगे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. हमने बेसिकली आज की क्लास में आप सभी को सिखाया लिमिटिंग रिएजेंट और कौन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो आप लोगों को याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें 3 स्टेप में फॉलो करना है। पहला कि सबसे पहले क्या करेंगे, Mole. मोल निकालना। मोल निकालने के बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप Three. क्या करेंगे, स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उस जो आपने मोल निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप में कैसे पता करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, सबसे इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे। अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना हो तो हम किसके अनुसार से निकालेंगे, जो सबसे कम है सर। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लास्ट में हमने जो है आपको बताया कि कौन कौन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी होंगे वो सभी के सभी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, और कौन नहीं करते तो मोलालिटी, LITY और पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन नहीं करते। थर्ड चीज आप लोगों को मैंने बताया कि किसी कंपाउंड में कितना परसेंटेज है, जिस कंपाउंड का जितना मास होगा ऊपर में रख दीजिए, नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिएगा तो आपका परसेंटेज ऑफ कंपाउंड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आज की क्लास में की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन के